अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। व्यूअर्स, 2-3 अहम डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं जब मैं आपसे बात कर रही हूं। एक तो ये कि आपको मालूम है कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भी तहलील कर दी गई है पंजाब असेंबली के बाद। और दूसरी अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि कौमी असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 35 लोगों के 35 मेंबर्स के जो इस्तीफ़े हैं वो अचानक से राजा परवेज़ अशरफ साहब ने, स्पीकर कौमी असेंबली ने मंजूर कर लिए हैं। ये मंजूर क्यों किए गए हैं और इसके बाद अब इनका क्या होगा जो बाकी लोग हैं, और इमरान खान साहब की आगे इस बारे में क्या प्लानिंग है, क्या ये उनके ऊपर कोई नई चाल चल दी पीडीएम ने, क्या वो बैकफुट पर हो गए हैं, इसके ऊपर भी आपको बताऊंगी। और साथ ही साथ थोड़ी बात करेंगे कि इमरान खान साहब को आखिर अप्रैल में इलेक्शन क्यों नज़र आ रहे हैं। वो बार बार हमें मुख्तलिफ फोरम्स पर ये कहते नज़र आ रहे हैं कि अप्रैल में इलेक्शन होंगे। थोड़े सा ये भी जिक्र करेंगे कि PMLN ख़ास तौर पर, वैसे तो ओवरऑल पीडीएम भी, लेकिन PMLN ख़ास तौर पर जो एक नैरेटिव की तलाश में है कि जो बयानियाँ उनके पास नहीं है, अब वो कोई नया बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बयानिया क्या है और क्या वो बयानिया कामयाब होगा या पिट जाएगा बुरी तरह, इसके बारे में भी आज ही बताएंगे आपको। तो ये व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बाद सूरत हाल है क्या, पहले तो इस्तीफ़ों की बात कर लेते हैं। हुआ ये कि इमरान खान साहब ने एक महफिल में ये जिक्र किया कि जनाब हम सोच रहे हैं कि कौमी असेंबली में वापस आएँ और एतमाद का वोट लेने के लिए कहा जाए शहबाज शरीफ साहब को। जब शहबाज शरीफ साहब एतमाद का वोट लेने के अगर नाकाम रहते हैं, जिसके कभी इम्कान थे, क्योंकि साथ ही साथ ये खबरें भी हमने इधर उधर से सुनना शुरू कर दी कि PMLN के अपने 15 से 20 अरकान जो हैं वो PTI के साथ राबते में हैं और वो इस बात की यकीन दहानी करा रहे हैं कि अगर शहबाज शरीफ साहब को एतमाद का वोट लेना पड़े तो वो गैर हाजिर हो जाएंगे और उन्हें एतमाद का वोट नहीं देंगे। तो ऐसी सूरत में अगर शहबाज शरीफ साहब के पास 172 अरकान पूरे नहीं होते तो फिर उन्हें जाना पड़ेगा रन ऑफ इलेक्शन में। और रन ऑफ इलेक्शन आप सब अब काफ़ी अवेयर हो चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा बस बता दूं आपको कि रन ऑफ इलेक्शन का मतलब ये है कि यूं तो वज़ीर आज़म की जो एक रिक्वायरमेंट है बनने की, उसमें 172 अरकान का उसको वोट देना ज़रूरी है उम्मीदवार को। लेकिन अगर किसी वजह से, जैसे असम्बली की बहुत सी नशिस्तें खाली हैं या मुख्तलिफ जमातों के उम्मीदवारों में डिवीज़न है और कोई भी उम्मीदवार 172 अरकान पूरे नहीं कर पाता, तो ऐसी सूरत में जिस रुकन के सबसे ज़्यादा मेंबर होते हैं या वोट होते हैं वज़ीर आज़म के इलेक्शन में, तो वही वज़ीर आज़म बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर शहबाज शरीफ साहब दोबारा जाते हैं वज़ीर आज़म के इलेक्शन के लिए, अगर वो एतमाद का वोट नहीं ले पाते और फिर दोबारा इलेक्शन होता है वज़ीर आज़म के लिए, तो ऐसी सूरत में शहबाज शरीफ साहब या वज़ीर आज़म के लिए जो भी और कैंडिडेट हो पीडीएम की तरफ से, अगर वो 150 वोट लेने में कामयाब हो जाता है और PTI की जानिब से अगर कोई भी मेंबर, यानी PTI अगर वापस असेंबली में आती है और वो भी अपना कोई कैंडिडेट खड़ा करती है, तो उसके नंबर्स जो हैं वो 150 से कम होंगे, तो तब भी PDM का ही वज़ीर आज़म बन जाएगा। तो इस खदशे के पेश नज़र कि ऐसा ना हो कि शहबाज के नंबर पूरे ना हों और PTI के नंबर पूरे हो जाएं, तो इस सूरत में हम क्या करेंगे। तो इन्होंने ये किया कि इमरान खान साहब ने जैसे ही ये दाना डाला, इन्होंने ये दाना चुग लिया। दाना चुगने का मतलब ये कि इमरान खान साहब जो इतने अरसे से ये डिमांड कर रहे थे कि इस्तीफ़े मंजूर करें, एक साथ इस्तीफ़े मंजूर करें, और ये कर नहीं रहे थे, तो उन्होंने फ़ौरन डर के मारे वो इस्तीफ़े एक साथ 35 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए, जिसमें 2 मखसूस नशिस्तों के और 33 जो इलेक्शन लड़के आए थे उन लोगों के इस्तीफ़े मंजूर किए। और ये तमाम वो मेंबर्स थे जो बहुत वोकल हैं PTI में, जो सबसे ज़्यादा ब्लंट हैं, बहुत ज़्यादा आपको डिफेंड करते नज़र आते हैं। तो उसके बाद अब सूरत हाल ये बनी है कि 35 नशिस्तों पर इंतखाब भी नहीं लड़े PDM वाले। इतना खौफ है इन्हें पता है कि इन 35 नशिस्तों पर अगर इंतखाब लड़ा, 35 पे तो खैर नहीं होगा, 33 पे होगा, क्योंकि 2 तो ख़वातीन की हैं, तो इन्हें पता है कि इन 33 सीट्स पर भी हम जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि इमरान खान साहब की तरफ से पहले ऐलान हो चुका है कि जैसे उन्होंने पहले 11 हल्कों में खुद कहा था कि मैं लड़ूंगा, तो अब उन्होंने कहा अभी 33 में भी मैं खुद लड़ूंगा। अब उन्हें पता है इमरान खान के मुकाबले में जीतना हमने है नहीं और लड़ने का फ़ायदा कोई है नहीं, क्योंकि फिर फ़ौरन ही आगे टाइम पूरा हो जाएगा असेंबली का, तो वैसे ही आपको इलेक्शन लड़ने का क्या फ़ायदा 2-3 महीने के लिए असेंबली में जाके बैठने का, तो पैसे भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं। तो लिहाजा इन्होंने सोचा कि जी हम इस्तीफ़े मंजूर कर लेते हैं और इमरान खान साहब अगर लड़ते हैं लड़ें, ना लड़ें तो ना लड़ें, उनकी मर्ज़ी। लेकिन 35 लोग इनके जब एब्सेंट होंगे तो फिर रन ऑफ इलेक्शन की सूरत में शहबाज शरीफ साहब को दोबारा वज़ीर आज़म बनाया जा सकेगा। तो ये इन्होंने अपनी तरफ से प्लानिंग की। लेकिन सूरत हाल ये है नाजरीन कि इसके बाद एक तरह से ये दोबारा अभी भी जाल में फंस रहे हैं।
उसकी वजह यह है कि एक तो इमरान खान साहब ने अपना उनसे ये जो मौक़िफ़ था कि सारे इस्तीफ़े एक साथ मंजूर करें, उनको मनवाना शुरू कर दिया। अब 35 इस्तीफ़े जो हैं वो एक साथ मंजूर हो गए। अब इस सूरत में हुआ क्या? हुआ ये कि पूरी पंजाब असम्बली, पूरी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और कौमी असम्बली के ये इतने खासी तादाद में जो हल्के हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो पहले भी नशिस्तें जीती हैं तो वो भी सारी एक तरह से खाली पड़ी हैं, वहाँ पर भी वो ओथ नहीं ले रहे, लेकिन वो सारी नशिस्तें तकरीबन खाली पड़ी हैं। और फिर ये भी, तो इस सारी सूरत हाल में ही बनता ये कि वो जो क्राइसिस वो क्रिएट करना चाहते थे कि इतनी सारी जगहों पर इंतखाब होगा तो ऑटोमेटिकली जनरल इलेक्शन का माहौल बन जाएगा, तो वो तो फिर ऑलरेडी बन ही रहा है। अब पीडीएम को दो बातों की वजह से जाना ही पड़ेगा इलेक्शन में, जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है। पहली बात तो है सियासी वजह, यानी सियासी तौर पर पीडीएम को ये सूट नहीं करता कि वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली का तो इलेक्शन लड़ें और कौमी असम्बली को बचा के रखें, और उसके बाद फिर 3 महीने बाद दोबारा कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने के लिए उन्हें दोबारा मेहनत करनी पड़े। तो एक तो उन सियासी तौर पर भी ये समझ में नहीं आती बात, और दूसरी वजह जो ज़्यादा बड़ी वजह नाजरीन वो है माशी वजह। पाकिस्तान के जो इस वक्त सूरत हाल है इकॉनमी की, उसमें अब बिल्कुल जिसको आप कहते हैं ना कि ज़ीरो लेवल पर आप आ गए। मैं आपको डराना नहीं चाहती, लेकिन हकीकत ये है कि इस हुकूमत के पास सिर्फ अब इतने पैसे रह गए हैं कि सिर्फ मज़ीद चंद दिन पेट्रोल आपको मिल सकता है, और अगर मज़ीद किसी तरफ से पैसे ऐड ना हुए तो फिर आपके पास पेट्रोल ख़रीदने के भी पैसे नहीं होंगे इस हुकूमत के पास। आपको पता है कि पेट्रोल इंपोर्ट किया जाता है, और अगर डॉलर आपके पास नहीं होंगे तो आप पेट्रोल कहाँ से ख़रीदेंगे, और अगर आप पेट्रोल ही नहीं ख़रीदेंगे तो मतलब है कि मुल्क अमलन बंद हो चुका है, दिवालिया हो चुका है। अब ये वो सिचुएशन है जो कोई महीनों के ऊपर नहीं है कि हम कहें जी महीनों का फासला इसमें, ये अब चंद दिन की बात रह गई है। अब इसकी मुझे ये नज़र आ रहा है कि एक तो ये इकॉनमी की ये सिचुएशन, और दूसरी तरफ पॉलिटिकल रीजंस, ये दो बुनियादी वजूहात बन रही हैं कि जिसकी वजह से इस हुकूमत को ना चाहते हुए भी अल्टीमेटली इलेक्शन में ही जाना पड़ेगा। और अब मुख्तलिफ जो सियासी हलके हैं और जो गैर सियासी हलके हैं वो भी मुतहरिक हो चुके हैं इस बात के लिए कि मुल्क को इस तमाशे से निकाला जाए जो कि लगा हुआ है। यानी वो स्पीकर जो पहले ये कहते थे कि फ़र्दन फ़र्दन सब आके अपने इस्तीफ़े बताएंगे कि हमने दिए हैं तो हम मंजूर करेंगे, अब वो कैसे अपनी बात से पलटे, कैसे उन्होंने यू टर्न लिया, कैसे उन्होंने 35 इस्तीफ़े मंजूर कर लिए। कौन सा बंदा आया था जिसने तस्दीक की थी इस्तीफ़ों की आके? किसी ने नहीं की, तो अपना ही थूका चाट लिया। जो बात किसके ऊपर, यानी 10 महीने से जिसके ऊपर आपने सारा मामला लटकाया हुआ है, उसके बाद बगैर उस बात के आपने वो इस्तीफ़े कैसे मंजूर कर लिए, और अगर उनके कर लिए तो फिर जो बाकी अब रह गए हैं उनको किस बात पे आपने रोका हुआ है। अब ये वो पॉइंट आ गया है कि जिसके ऊपर अदालत भी इनको फेवर नहीं दे सकेगी। अदालत को भी ये तय करना पड़ेगा, अब जब ज़ाहिर है पीटीआई वाले इस मामले को अदालत में लेके जाएंगे कि या तो हमारे ये वाले इस्तीफ़े भी जो इन्होंने मंजूर किए हैं इनका खात्मा भी डी नोटिफाई जो किया गया इसको कलअदम करार दिया जाए, और या फिर हमारे तमाम के तमाम इस्तीफ़े मंजूर करके एक साथ सबको डी नोटिफाई किया जाए। अब दोनों में से एक पॉइंट इनको उठाना ही पड़ेगा, और दोनों में से एक पॉइंट जो भी ये उठाएंगे इसमें इनकी हार ही हार है। तो अभी तो ये बगले बजा रहे कि देखें जी हमने आपका वापसी का जो प्लान था उसको नाकाम बना दिया, लेकिन अल्टीमेटली इन्होंने फिर एक और गलती कर डाली है, और ये गलतियों पर गलतियां करते ही चले जा रहे हैं। बहरहाल अब इस गलतियों का मलबा ये डालना चाहते हैं इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ये मलबा क्यों डालना चाहते हैं? ये लोग ये समझ रहे हैं कि बयानिया तो ये हमारा था कि वोट को इज्जत दो, बयानिया तो ये हमारा था कि जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको किसी भी तरह सियासी अमल में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, बयानिया तो ये हमारा था कि जनाब PMLN को इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा ही दीवार से लगाया, इनके साथ बड़ा जुल्म सितम हुआ, इनको इंतकाम का निशाना बनाया गया, इनको हुकूमत से निकाला गया, तो ये सारा बयानिया तो हमारा था। लेकिन ये सारा बयानिया तो अब इमरान खान ले उड़ा, और इमरान खान ने ये सिर्फ बयानिया एक नरेट नहीं किया, बल्कि लोगों के जहनों में ऐसा बिठाया है कि लोग उसके साथ जुड़ गए हैं। और अब हकीकत हाल ये है कि PDM वाले बिल्कुल जिसको कहते हैं मुंह छुपाते फिर रहे, कहीं इलेक्शन की बात हो, कहीं अवाम में जाने की बात हो, तो ये बिल्कुल अवाम का सामना करने के लिए तैयार नहीं है और हर जगह से भाग जाते हैं। कहीं पे भी इनका सामना अवाम से ना हो जाए इस बात से ये परेशान है। अभी तो इन्होंने सूबाई असम्बलियों के लिए जो इलेक्शन लड़ना है, इनको उस वक्त भी समझ नहीं आ रही है कि इनके उम्मीदवार भी ढूंढने से नहीं मिलेंगे, और जब उम्मीदवार मिलेंगे तो वो कैंपेन कैसे करेंगे। जो महंगाई की सूरत हाल है, जो इस वक्त एटम बॉम्ब बना के गिरा रही है, बिजली फिर महंगी कर दी 4.25 रुपये,
और आगे पेट्रोल महंगा होने की भी नवीद सुनाई जा रही है। तो ऐसे में जब आपका जो मेंबर कौमी असम्बली की बजाय मेंबर प्रोविंशियल असम्बली जाके, बल्कि यूँ कहें कि असम्बली का उम्मीदवार जाके कैंपेन करेगा, तो लोग उसको किस तरह उसकी खातिर करेंगे, ये आप अच्छे खासे समझदार हैं। तो ये इन्हें किसी भी तरह से मामला सूट नहीं करता। तो अब इन्होंने सोचा ये कि क्यों ना हम अपना पुराना बयानिया कब्र में से निकालें, जिसको हमने खुद दफनाया था, उसकी मिट्टी हटाएं, उस बयानिए को बीच में से निकालें, उसको झाड़ू कपड़े से साफ़ सुथरा करें, उसको ज़रा तेल शेल लगा के दोबारा उसको चमकाएं और अवाम में लेके जाएं कि देखें जी असल में तो ये बयानिया हमारा था, और जाके अवाम को बताएं कि हम जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हैं, हम तो फ़ौज के किरदार के ख़िलाफ़ हैं, और फिर बताएं कि जी फ़ौज ने इनके साथ क्या कुछ किया, और ये भी साथ में बताएं कि जी फ़ौज तो बेसिकली आज तक इमरान खान के साथ मिली हुई है, लाडला तो अभी भी इमरान खान है। तो अब ये नया बयानिया बनाना शुरू कर दिया गया है, जो कि आप इनके हामी सहाफ़ियों के ज़ुबानी सुनना शुरू हो चुके हैं। लेकिन अब मेरा यहाँ पर एक सवाल है कि क्या आपने अवाम को गधा समझा हुआ है? क्या अवाम कोई बेवकूफ़ है कि उसको कुछ नज़र नहीं आता? सिर्फ एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया काफ़ी नहीं है, बयानिए का हालात और वाक़यात के साथ मुताबिकत रखना भी ज़रूरी है, बयानिए का सच्चा होना भी ज़रूरी है, बयानिए के ऊपर डट के खड़ा होना भी ज़रूरी है। और ये तीनों चीज़ें इस वक्त PDM और PMLN के पास हैं नहीं। उसकी वजह यह है कि जब आप ये जाके अवाम को कहें कि जनाब देखिए इमरान खान तो एक प्रोजेक्ट था और इमरान खान को तो इस्टेब्लिशमेंट लाई थी, तो फिर लोग ये सवाल करेंगे कि फिर 2022 में आपको कौन लाया था, कौन इत्तेहादी आपके साथ सारे तोड़ के मिला रहा था इमरान खान के इत्तेहादियों को। फिर जब आप ये कहेंगे कि जी देखिए हमारे साथ तो बड़ी नाइंसाफ़ी हुई थी, ज़्यादती हुई थी और इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया, तो लोग आपसे पूछेंगे कि फिर इमरान खान को इंतकामी कार्रवाई का निशाना किसने बनाया? इमरान खान के तो जान पर हमला कर दिया गया, उसको तो मारने तक की कोशिश की गई। फिर जब आप लोगों को ये कहेंगे कि इमरान खान बड़ा नाअहल और निकम्मा था और उसने इकॉनमी तबाह की, तो लोग आपसे पूछेंगे कि अब तो साल आपको भी होने वाला है आगे इक़्तिदार में, तो आपने कितनी इकॉनमी संभाल ली? आपने तो मुल्क का सच्ची मानों में बेड़ा गर्क कर दिया, दिवालिया करके रख दिया मुल्क का। तो फिर आपके बयानिए पे यकीन कौन करेगा? जब आप ये रोना धोना जाके रोने की कोशिश करेंगे, तो लोग आपसे पूछेंगे कि फिर आपने किस तरह बाजवा साहब को अगर आप बुरा कहेंगे तो लोग आपसे पूछेंगे कि आपने उनको एक्सटेंशन के लिए जब रूल बनाया जा रहा था और कानून साजी हो रही थी, तो आपने क्यों उनको वोट दिया? फिर क्यों शहबाज शरीफ उनसे मुलाकातें करते रहे? और जब आप ये उन्हें बताएंगे कि जनाब इमरान खान इनका आज तक लाडला है, तो लोग आपसे पूछेंगे कि ये कैसा लाडला है कि जिसके ऊपर तनकीद भी हो रही है, इंतकामी कार्रवाई भी हो रही है, जिसके ऊपर हैरासमेंट भी हो रही है, जिसके लोग भी उठाए जा रहे हैं, जिसकी पार्टी भी तोड़ी जा रही है, जिसके ऊपर मुकदमात भी बनाए जा रहे हैं और जिसके ऊपर कातलाना हमला भी हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप हैं, यानी आप ये कहेंगे कि आपके साथ ज्यादती हुई और आपको इंतकाम का निशाना बनाया गया, तो लोग आपसे पूछेंगे कि जनाब फिर ये बता दीजिए कि आपको इक़्तिदार में कौन लेके आया, ये बता दीजिए कि आपके सारे केसेस कैसे ख़त्म हो गए। 5 साल चलने वाले केसेस 5-5 हफ्तों बल्कि 5-5 दिनों में कैसे ख़त्म हो गए। फिर लोग आपसे पूछेंगे कि आपके साथ अगर इतनी ज़्यादती हुई थी कि जिलावतन किया गया था, तो आपको कौन सरकारी जहाज़ों में ले लेके वापस आया था? ज़रा ये बता दीजिए कि लाडला कौन है कि जिसके जो 2 हफ्तों 8 हफ्तों की छुट्टी पे गया जेल काटने से कि जनाब इलाज करवाने गया और 4 साल होने को आने वाले हैं लेकिन अभी तक वापस नहीं आ रहा, तो लाडला कौन है? किसने आपके लिए ये सारी फैसिलिटेशन की? लोग आपसे क्या ये सवाल नहीं करेंगे? तो कहाँ का बयानिया? पिट जाएगा आपका बयानिया, क्योंकि लोग अब बेवकूफ़ नहीं हैं। वो देख सकते हैं कि बयानिया सिर्फ ये नहीं होता कि अल्फाज का हेर फेर कर लो, अच्छे खुशनुमा नारे बना लो और जाके लोगों की आंखों में धूल झोंक लो। लोग ये देख सकते हैं कि हालात क्या कह रहे हैं, लोग देख सकते हैं कि किसके साथ क्या हो रहा है, लोग देख सकते हैं कि कौन अपनी बात पे खड़ा हुआ है और कौन कॉम्प्रोमाइज़ करता है सिर्फ इक़्तिदार के लिए, और लोग देख सकते हैं कि इक़्तिदार की हवस में कौन कुर्सी के साथ चिमटा हुआ है और मुल्क का उसने बेड़ा गर्क कर दिया है। तो जनाब अब आप ज़रा हिम्मत पकड़िए, बयानिया बनाने की बात तो दूर की है, ज़रा आके आवाम का सामना कीजिए, तो आपके होश ठिकाने आएंगे कि आपके साथ हुआ क्या है। मिलते हैं अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।